डेंगू फीवर क्या होता है, ये क्यों होता है, किस मच्छर के काटने से होता है, इस मच्छर को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं और क्या होता है इसका इलाज, कब घबराने की ज़रूरत है, कब घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो आज की वीडियो इसी टॉपिक के ऊपर है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है दोस्तों, प्लीज़ इसको लास्ट तक देखना। चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल हेल्दी हार्ट व्लॉग्स। दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर मोहिंदर है और मैं एक MBBS MD मेडिसिन डॉक्टर हूं और दिल्ली में अपनी प्रैक्टिस करता हूं। दोस्तों, मैं कुछ दिनों बाद ये वीडियो बना रहा हूं। 4-5 दिन हो गए हैं मैंने वीडियो नहीं डाली, क्योंकि मेरी बैक टू बैक बहुत सी ड्यूटीज़ थी। 24 आवर्स भी ड्यूटी थी और बहुत नाइट ड्यूटी भी थी, तो मेरे को बिल्कुल टाइम नहीं मिल पाया। तो दोस्तों, आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ डेंगू फीवर के ऊपर। दोस्तों, हम जानते हैं कि हर साल अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, ये जो महीना होता है स्पेशली, डेंगू के बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं, बहुत से केस आते हैं। पिछले साल मुझे याद है कि इस दौरान सितंबर अक्टूबर में बहुत सारे केसेस, बहुत ज़्यादा केसेस आए थे डेंगू के। तो दोस्तों, आज समझते हैं कि डेंगू फीवर क्या होता है, क्यों होता है और क्या क्या इसका इलाज होता है। दोस्तों, डेंगू फीवर जो होता है वो एक वायरल डिजीज़ है, यानी एक वायरस से होती है। ये वायरस हमारी बॉडी में ट्रांसमिट होता है मच्छर के काटने के द्वारा। दोस्तों, इसका जो मच्छर होता है उसका नाम होता है एडीज इजिप्टाई। दोस्तों, अभी आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे होंगे, इस मॉस्किटो का नाम, इस मच्छर का नाम एडीज इजिप्टाई है और इसको हम टाइगर मॉस्किटो भी बोलते हैं, क्योंकि इसकी बॉडी पे, इसके जो शरीर पे अल्टरनेट वाइट बैंड्स होते हैं, जिसके कारण इसका नाम टाइगर मॉस्किटो भी होता है। दोस्तों, ये जो मच्छर होता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि ये मच्छर जो है वो दिन में काटता है। इट इज़ अ डे बाइटर। इट फीड्स ऑन ह्यूमंस एंड इट बाइट्स रिपीटेडली। ये बार बार काटता है। दोस्तों, ये जो मच्छर है, इसकी जो ब्रीडिंग साइट होती है, मतलब कहाँ ये मच्छर पनपता है, वो होता है मैन मेड कंटेनर्स और स्टोरेज कंटेनर्स विद स्मॉल क्वांटिटी ऑफ वाटर। दोस्तों, जैसे कि मैंने बताया, इसको हम समझते हैं मैन मेड कंटेनर्स का मतलब आपके जो घरों में जो कंटेनर्स होते हैं जहाँ पानी स्टोर करके रखते हैं, जैसे आपके टैंक्स हो गए, टंकी हो गई, ख़ासतौर पे जो खुली टंकियाँ होती हैं उसमें। दूसरी चीज़, कोई टायर हो गया, कोई टिन का डब्बा हो गया, आपके गमले हो गए जो खाली पड़े हैं, या कोई भी ऐसा कंटेनर जिसमें वाटर जमा हो जाता है, ख़ासतौर पर बारिश का जो पानी जमा होता रहता है और वो हम उसको जो है रेगुलरली क्लीन नहीं करते हैं, पानी को खाली नहीं करते हैं, तो वहाँ ये मच्छर पनपता है। और ये दोस्तों मच्छर जो है हमारे घरों में भी एक स्पेसिफिक साइट में रहता है। इसकी जो प्रेफरेंस होती है मच्छर की, वो हमारे घरों में जो डार्क प्लेसेस होते हैं, जैसे कि कॉर्नर्स ऑफ द हाउस, कॉर्नर्स ऑफ द रूम जो डार्क होते हैं कंपैरेटिवली, मतलब वहाँ लाइट कम रहती है। हैंगिंग ऑब्जेक्ट्स लाइक क्लोथ्स, कपड़े अगर आपके जैसे पड़े हुए हैं रस्सी पर या घर में हैंगर पे लटके हुए हैं, वहाँ उसके पीछे ये मच्छर रहता है। अम्ब्रेला और अंडर या फर्नीचर, आपके बेड टेबल के नीचे जहाँ पे डार्क स्पेसेस होते हैं, अंधेरा होता है, वहाँ ये मच्छर जो है वो छुप करके बैठ जाता है। और दोस्तों, ये मच्छर दिन में काटता है। इट इज़ अ डे बाइटर। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, हमेशा आप याद रखें। उसके बाद दोस्तों, इंक्यूबेशन पीरियड इसका क्या होता है। जैसे मान लीजिए किसी मच्छर ने आपको काटा, उस मच्छर के अंदर अगर ये डेंगू का वायरस है तो आपके शरीर में चला गया, उसके इंक्यूबेशन पीरियड होता है 5 to 6 डेज़ का। मतलब उस वायरस के आपके शरीर में जाने के बाद आपको कब सिम्टम्स आएंगे, वो इंक्यूबेशन पीरियड होता है। और डेंगू का जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है यूजुअली 5 to 6 डेज़ होता है। इसकी रेंज होती है अप्रॉक्सीमेट जो 3 to 10 डेज़, लेकिन यूजुअली 5 से 6 दिन के बाद सिम्टम्स आना शुरू हो जाते हैं। मच्छर के काटने के 5-6 दिन के बाद सिम्टम्स शुरू हो जाते हैं। उसके बाद दोस्तों, इसमें क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, आइए देखते हैं। सबसे पहली बात, इसमें फीवर होता है। फीवर यूजुअली हाई ग्रेड तक भी जा सकता है, 103-104 तक जा सकता है। फीवर इसका सडन राइज करता है, मतलब जैसे आप अचानक से आज दिन में ठीक ठाक बैठे हुए हैं, शाम जैसे होने लगेगी, आपको लगेगा कि बहुत तेज़ से बुखार चढ़ गया है। और इसका जो फीवर होता है वो 2 से 7 दिन तक जो है कंटिन्यू करता है। फीवर के साथ दोस्तों आपको हेडेक हो सकता है, और हेडेक फ्रंटल रीजन, ये वाला जो एरिया, यहाँ पे बहुत तेज़ हेडेक होता है। उसके बाद दोस्तों पेन हो सकता है आपकी बिहाइंड द आइज, मतलब आंखों में पेन हो सकता है, रेट्रो ऑर्बिटल पेन बोलते हैं। और पेन बढ़ जाता है ऑन आई मूवमेंट, जैसे अगर आप अपनी आइज़ को हिलाएंगे, इधर उधर देखेंगे, तो वो पेन जो है बढ़ जाएगा।
मसल एंड जॉइंट पेन इसमें होता है। पूरे शरीर में हर जॉइंट में, हड्डियों में आपको ऐसा लगेगा कि दर्द हो रहा है, मांसपेशियों में बहुत ज़्यादा दर्द होता है। उसके बाद दोस्तों इसमें आपको जो है रैश मिल सकते हैं, मतलब पूरे शरीर पे ऐसे लाल लाल करके जो है रैशेज जैसे हो जाते हैं। क्लासिकली जो इसका रैश होता है वो बुखार के 3 से 4 के दिन के बाद आता है। जैसे आज अगर आपको बुखार आया तो उसके 3-4 दिन के बाद आपको शरीर में लाल लाल जैसे होने लगेगा, रैशेज पड़ने लगेंगे। जो इसके रैश होते हैं टिपिकली जो है वो अपर लिम्स पे, चेस्ट पे और फेस पे जो है हमें देखने को मिलते हैं। उसके बाद दोस्तों इसमें आपको नौजिया या उल्टी का मन या उल्टी होना, नौजिया एंड वॉमिटिंग भी हो सकती है। दोस्तों ये तो इसके कॉमन सिम्टम्स हुए, जो जिसको भी डेंगू होगा उन सबको ये चीज़ तो होगी। लेकिन दोस्तों इसके बाद जो है क्या क्या ऐसी दिक्कतें होती हैं जिसमें हमें अलर्ट हो जाने की ज़रूरत है और तुरंत हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत है, वो उनको हम बोलते हैं वार्निंग साइंस। जी हाँ दोस्तों, डेंगू में वार्निंग साइंस क्या क्या होते हैं। पहली चीज़ होती है पेन एब्डोमेन, अगर आपको पेट में दर्द है और अगर आपको परसिस्टेंट वॉमिटिंग मतलब लगातार उल्टी हो रही है तो आपको तुरंत डॉक्टर के पास नज़दीकी हॉस्पिटल में जाने की आवश्यकता है। दूसरा, अगर आपको किसी भी साइड से आपके नोज़ में या लेटरिन के रास्ते से या मसूड़ों में कहीं से भी ब्लीडिंग हो रही है तो आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत है, क्योंकि दोस्तों इसमें प्लेटलेट काउंट जो है वो कम हो जाते हैं। अगर प्लेटलेट काउंट एक पर्टिकुलर लेवल से कम हो जाते हैं तो हमारे शरीर में कहीं भी ब्लीडिंग हो सकती है। तो अगर आपको जो है ब्रश करते वक्त आप इजीली कहीं से भी, जैसे मसूड़ों, आपको बुखार आया, आप ब्रश कर रहे हैं और आपको हल्का सा भी यहाँ लगा, उसमें बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होने लगी, या नाक से खून आने लगा, या लेटरिन के रास्ते खून आने लगा, या काले रंग की अगर लेटरिन आने लगी, वो भी एक सिम्टम होता है, उसको मेलिना बोलते हैं। तो आप तुरंत डॉक्टर के पास जाइए, तुरंत नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र में जाइए, बिल्कुल भी डिले मत कीजिए। उसके बाद अगर आपको बहुत ज़्यादा रेस्टलेसनेस सी लगती है, अनईजीनेस सी लगती है, आपको बहुत अनकम्फर्टेबल सा फील हो रहा है, तो आप तुरंत डॉक्टर के पास जाइए। सांस लेने में कुछ दिक्कत हो रही है, सांस की परेशानी हो रही है, बहुत तेज़ तेज़ सांस ले रहे हैं, तो तुरंत डॉक्टर के पास जाइए। अगर दोस्तों आपको जो है आपका मुंह बहुत ज़्यादा सूख रहा है, बहुत ज़्यादा प्यास लग रही है और आपका जो है बीपी बहुत ज़्यादा कम हो गया, अगर आपके पास बीपी नापने की घर में मशीन है, उसमें आपको लग रहा है कि मेरा यूजुअली बीपी इतना रहता है लेकिन अब बहुत कम आ रहा है, तो तुरंत जो है आप हॉस्पिटल में जाइए। अगर आपके शरीर में कहीं भी पेटेक की एकाइमोसिस, कहीं भी चकत्ते पड़ रहे हैं लाल लाल से बहुत ज़्यादा लोकलाइज्ड, तो आप तुरंत हॉस्पिटल में जाइए। अगर आपको उल्टी में कोई खून आ रहा है तो आप तुरंत डॉक्टर के पास जाइए। उसके बाद दोस्तों अगर आपके हाथ पैर ठंडे पड़ रहे हैं, जैसे कि मैंने बताया बीपी कम हो जाता है, तो आप जो पल्स रेट होती है आपकी, जो धमनी में जो पल्स रेट होती है वो बहुत तेज़ चल रही है, तो आप तुरंत हॉस्पिटल जाइए। तो दोस्तों ये सब वार्निंग साइंस होते हैं। इस चीज़ में आपको तुरंत जो है वो आप अलर्ट हो जाना चाहिए आपको, और तुरंत हॉस्पिटल में जाना चाहिए। इसमें दोस्तों यूजुअली हमारे प्लेटलेट काउंट कम हो जाते हैं, लिवर में सूजन आ सकती है, हेपेटोमेगाली जिसको बोलते हैं वो होता है, हीमोग्लोबिन भी फॉल हो सकता है। प्लेटलेट काउंट इसमें जो है वो स्पेशली प्लेटलेट काउंट जो है वो फॉल होते हैं। दोस्तों यूजुअली 1.5 लाख से ऊपर हमारे नॉर्मल प्लेटलेट्स होते हैं, 1.5 से 3 लाख तक। तो इसमें जो हमारा ये डेंगू का बुखार होता है इसमें 1.5 लाख से कम हो जाते हैं, यूजुअली 1 लाख से कम या 50,000 से कम, कभी कभी जो है 20,000 से भी, 10,000 से भी कम हो जाते हैं, 5-5 हज़ार भी रह जाते हैं प्लेटलेट। तो ऐसी स्थिति में आप तुरंत हॉस्पिटल जाएँ, वहाँ पर आपको डॉक्टर जो है आपको प्लेटलेट चढ़ाने के लिए एडवाइस करेंगे, और ब्लड चढ़ाने भी इसमें चढ़ाते हैं डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ द सिचुएशन पेशेंट है। उसके बाद दोस्तों इसमें जो है अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि अगर आपको ये सब वार्निंग साइन नहीं है तो आप घर में भी इस चीज़ का इलाज कर सकते हैं। जी, आपको बस एक बार अपने रूटीन टेस्ट करवाने हैं, वो हॉस्पिटल में जाके जो आपके डेंगू के टेस्ट होते हैं जिसमें NS1 एंटीजन होता है, और जो है इसमें उसके बाद डेंगू सीरोलॉजी करके टेस्ट होता है, और बाकी एक आपका HB और प्लेटलेट का टेस्ट कराना है जिसमें हीमोग्लोबिन, प्लेटलेट और हीमेटोक्रिट वगैरह ये सब आ जाते हैं, वो एक टेस्ट कराना है। उसके बाद दोस्तों अगर आपको ये सब वार्निंग साइन जैसे मैंने पहले बताए थे वो अगर नहीं है तो आपको एडमिट होने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप घर में भी ट्रीटमेंट कर सकते हैं। सबसे पहली बात इसमें ना, आपको अगर बुखार रहता है तो आपको सिंपल पैरासीटामोल यानी PCM जो आती है, डोलो टैबलेट या किसी भी नाम से अगर पैरासीटामोल की टैबलेट आती है तो वो आपको 500 वाली टैबलेट, पैरासीटामोल 500 वाली टैबलेट, अगर आपकी उम्र 18 साल से ज़्यादा है तो आप 500 वाली पैरासीटामोल की टैबलेट हर 8-8 घंटे में ले सकते हैं। अगर आपको टेम्परेचर जो है वो 100 से ज़्यादा रहता है तो हर 8-8 घंटे में आप ले सकते हैं। जो छोटे बच्चे हैं
जिनकी उम्र 1 से 4 साल के बीच में है, उनको दोस्तों पैरासीटामोल की जो 500 mg की गोली आती है, पहले तो उसको आधी करनी है, 250 की बनानी है, और उसकी भी आधी करनी है, 250 की भी आधी करनी है। तो यानी अराउंड क्या कहते हैं 120 mg के आसपास जो है वो टैबलेट हम दे सकते हैं छोटे बच्चों को जिनकी उम्र 1 से 4 साल के बीच में है। और उसके बाद दोस्तों अगर जिस बच्चे की उम्र 5 साल से ज़्यादा है और 18 साल तक है, उसको हम 250 mg की टैबलेट दे सकते हैं। मतलब 500 mg की जो टैबलेट आती है उसकी आधी गोली हम दे सकते हैं। लेकिन दोस्तों ये मैं एक रफ्स आइडिया दे रहा हूँ, आप खुद से ही सब चीज़ें ना करें। जो छोटे बच्चे हैं स्पेसिफिकली उनको एक बार पीडियाट्रिक्स के डॉक्टर के पास दिखाएं, उसके बाद ही इलाज अपना शुरू करें। लेकिन जो बड़े लोग हैं जिनकी उम्र 18 साल से ज़्यादा है और उनके टेस्ट नॉर्मल आए हैं, उनका प्लेटलेट नॉर्मल आया है, उनको कोई वार्निंग साइन नहीं है, तो वो बुखार के लिए पैरासीटामोल की गोली जो है हर 8-8 घंटे में खा सकते हैं। अगर हर 8 घंटे में आपको टेम्परेचर लेना है, अगर आपका 100 से ज़्यादा आ रहा है तो आप हर 8-8 घंटे में टैबलेट पैरासीटामोल की खा सकते हैं। दोस्तों इसमें याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं बताने जा रहा हूँ, इसमें किसी भी प्रकार के आपको पेन किलर्स नहीं खाने हैं, जैसे आइबुप्रोफेन हो गया, डिस्प्रिन, एस्पिरिन, इस टाइप की दवाई नहीं खानी है। ये बहुत ही घातक होती है। भले ही आपका प्लेटलेट काउंट नॉर्मल है, फिर भी ये पेन किलर कोई नहीं खानी है इसमें, ठीक है। ब्रूफिन वगैरह ये सब कुछ नहीं खाना है। उसके बाद दोस्तों इसमें कुछ एंटीबायोटिक वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ती, कोई रोल नहीं है इसमें। आपको पानी खूब पीना है, लिक्विड डाइट ज़्यादा लेनी है, वाटर, सूप, मिल्क, जूस, ये सब चीज़ें ज़्यादा लेनी है। आपको हाइड्रेशन मेंटेन करके रखनी है। उसके बाद दोस्तों आपको एडिक्वेट रेस्ट लेना है इसमें। तो ये तो आप घर में इसका इलाज कर सकते हैं अगर आपको कोई भी वार्निंग साइन नहीं है। लेकिन अगर आपको दोस्तों वार्निंग साइंस हैं, जैसे कि मैंने पहले बताया, तो आप तुरंत नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र में जाके डॉक्टर के से तुरंत जो है सलाह लें, और जैसा भी आपकी पोजीशन होगी इस प्रकार से डॉक्टर्स आपको एडमिट करके ट्रीटमेंट देते हैं। दोस्तों इसके ट्रीटमेंट में भी ज़्यादा कुछ है नहीं, इसका कोई सच कोई परमानेंट कोई ऐसी दवाई नहीं है कि जो हम इसको दे दें और मरीज़ पूरी तरह ठीक हो जाए। जो मरीज़ की कॉम्प्लिकेशन होते हैं, जैसे प्लेटलेट अगर बहुत ज़्यादा कम है, कोई ब्लीडिंग हो रही है तो प्लेटलेट चढ़ाते हैं, या अगर हीमोग्लोबिन फॉल हो रहा है तो ब्लड ट्रांसफ्यूज़न इसमें हम करते हैं, या अगर मरीज़ को कोई सेकेंडरी इन्फेक्शन हो रहा है साथ में तो उसकी दवाई देते हैं, या फिर पानी की कमी है तो इसमें जो है नस के थ्रू जो है हम पानी चढ़ाते हैं, नॉर्मल सलाइन या रिंगर लैक्टेट, बहुत सारे जो प्रकार के जो आईवी फ्लूइड्स होते हैं हम उसमें देते हैं, डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ द पेशेंट। तो दोस्तों वो हॉस्पिटल का ट्रीटमेंट है, वो डॉक्टर्स लोग देते हैं। तो उसमें हम आईवी फ्लूइड्स बेसिकली पेशेंट को देते हैं, और वहाँ पर भी हम कंजर्वेटिवली ही मैनेज करते हैं क्योंकि इसकी कोई दवाई नहीं है। दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि डॉक्टर साहब अगर इसकी कोई दवाई नहीं है तो इस बीमारी से कैसे बचा जाए। तो दोस्तों इस बीमारी का जो कारण है, इस बीमारी का कारण क्या है? मच्छर का काटना। तो वो प्रिवेंशन इज़ द क्योर फॉर डेंगू प्रिवेंशन इज़ द क्योर। आपको मच्छरों से प्रिवेंट करना है। सबसे पहली बात, अगर आपके घर में आपको देखना है कहीं ऐसी जगह है जहाँ पे पानी इकट्ठा हो गया, उसको साफ़ कर दो। टंकी को ढक के रखो। अगर आप वाटर स्टोर कर रहे हैं टैंक में तो उसको प्रॉपर ढक के रखो, खुला ना छोड़ें। कोई भी ऐसी चीज़, गमला या कोई पॉट या फिर कोई भी ऐसी खाली कंटेनर, टायर जिसमें पानी जमा है, उसको तुरंत क्लीन करें, क्योंकि बारिश में पानी जमा हो जाता है घरों में, उसको क्लीन करें। घर को प्रॉपर साफ़ रखें। जो मैंने एरियाज़ बताए, घर के जो डार्क एरियाज़ होते हैं वहाँ पे प्रॉपर जो है उसको अच्छी तरह से साफ़ रखें। मॉस्किटो जो कंट्रोल मेजर्स होते हैं, जैसे मॉस्किटो रिपेलेंट जो क्रीम वगैरह आती है आप उसका यूज़ कर सकते हैं। नहीं तो सबसे अच्छा होता है मॉस्किटो नेट। मच्छरदानी इज़ अ बेस्ट थिंग टू अवॉइड मॉस्किटो बाइट। आप मच्छरदानी लगा के आराम से उसमें रहिए, आराम से उसमें सोइए, तो वो सबसे अच्छी चीज़ होती है। डिस्पाइट आप कुछ और मेथड यूज़ करते हैं उससे सबसे अच्छा होता है कि आप मच्छरदानी लगा करके। हमारे तो दोस्तों हॉस्पिटल्स में भी मेरे को याद है पिछले साल जब मच्छर होते थे तो हॉस्पिटल्स में भी पेशेंट के बेड पे जो है चारों ओर जो है एक प्रोविज़न हॉस्पिटल वालों ने दिया था कि आप मॉस्किटो नेट यूज़ करें। तो वहाँ पे भी पेशेंट के लिए हम मॉस्किटो नेट लगवा देते थे ताकि वो मच्छर ना काटे। क्योंकि दोस्तों मेन जो है वो यही होता है कि जो है मच्छर से के काटने से आपको बचाना, क्योंकि जो इसका वायरस है, जो डेंगू फीवर का जो वायरस है वो मच्छर में होता है, मच्छर के काटने से होता है। तो आपको मच्छर के काटने से आपको खुद को बचाना है, वही इसका इलाज है। तो दोस्तों यही थी आज की वीडियो। मैं उम्मीद करता हूँ आपको बहुत पसंद आई होगी। दोस्तों अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ थम्स अप, गिव इट अ थम्स अप। आप शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों बहुत सारे लोग हैं वो वीडियो देख लेते हैं बट वो सब्सक्राइब नहीं करते। दोस्तों आप जितना सब्सक्राइब करेंगे उतना ज़्यादा मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा, ताकि मैं और अच्छी वीडियो और नई वीडियो बना सकूँ और आपको अवेयर कर सकूँ।
दोस्तों मिलते हैं जल्दी से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। नमस्कार।